नारुतो सीरीज में जहां एक तरफ हमें इनक्रेडिबल पावर्स और जॉ ड्रॉपिंग बैटल्स देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ हमें कई प्लॉट होल्स भी दिखाई देते हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज की सबसे कंट्रोवर्शियल जुत्सु में से एक, गेडो आर्ट ऑफ rebirth। एक समय इसे नारुतो यूनिवर्स की सबसे ओवरपावर्ड टेक्निक माना गया, लेकिन बाद में इसे ऐसा रेटकन मिला जिसने फैंस को हैरान कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह चेंज वाकई जरूरी था? चलिए जानते हैं। rebirth टेक्निक आखिर है क्या? गेडो आर्ट ऑफ rebirth या रिन टेंसेई नो जुत्सु एक अल्टीमेट जुत्सु है जो सिर्फ रिनेगन के विल्डर ही इस्तेमाल कर सकता है। जब यह पहली बार शो में इंट्रोड्यूस हुआ तो इसे एक ऑल पावरफुल टेक्निक के रूप में दिखाया गया जो मरे हुए लोगों को बिना किसी बड़े नुकसान के वापस ला सकती थी। नागातो ने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपने रिडेम्पशन आर्क के दौरान किया था, जब उसने कोनोहा में मारे गए लोगों को जिंदा कर दिया। मौत को इस तरह से मात देने की क्षमता रिनेगन की डिवाइन सिंबलिज्म को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन जितनी इंप्रेसिव ये टेक्निक दिखती थी, उतने ही बड़े इश्यूज इसके साथ जुड़े थे जो नारुतो यूनिवर्स को पूरी तरह इम्बैलेंस कर सकते थे। प्लॉट होल, क्या ये इन्फिनिट रेजरेक्शन है? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर rebirth किसी को भी वापस ला सकती है, तो नागातो ने यही को या जिराया को क्यों नहीं रिवाइव किया? और अगर ऐसा करना संभव था, तो उसने पहले ही अपनी लाइफ की ट्रेजेडीज को अनडू क्यों नहीं किया? इन इनकंसिस्टेंसीज ने फैंस के बीच डिबेट्स छेड़ दी। कई लोगों ने सोचा कि शायद इस टेक्निक की कुछ हिडन लिमिटेशंस हैं, या फिर यह सिर्फ एक नैरेटिव ओवरसाइट था। प्रॉब्लम तब और बड़ी हो गई जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान इस टेक्निक को ड्रामेटिक तरीके से स्टोरी में फिट करने के लिए बदल दिया गया। अब आते हैं ओबितो उचिहा की तरफ। वॉर के दौरान ब्लैक ज़ेत्सु ने ओबितो को मजबूर किया कि वो rebirth का इस्तेमाल करे और मदरा उचिहा को रिवाइव करे। लेकिन इस बार इस जुत्सु के रूल्स पूरी तरह बदल चुके थे। जहां नागातो ने पूरे विलेज को रिवाइव करने के बाद भी अपनी लाइफ बचा ली थी, वहीं ओबितो के केस में rebirth के लिए उसकी लाइफ को पेमेंट के रूप में देना जरूरी था। ये नया बदलाव इस टेक्निक में एक क्रिटिकल ड्रॉबैक लेकर आया। अब जुत्सु इस्तेमाल करने वाले की मौत अनिवार्य हो गई थी। इससे ये एबिलिटी बुद्धिस्ट साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ के साथ ज्यादा अलाइंड हो गई। हालांकि इस रेटकन ने बैलेंस तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन साथ ही एक नया इनकंसिस्टेंसी भी पैदा किया। मदारा को डिकेड्स बाद रिवाइव किया गया, जो पहले इम्प्लाइड टाइम लिमिट को पूरी तरह तोड़ता है। अगर मदारा को इतने सालों बाद वापस लाया जा सकता था, तो नागातो ने याहिको या जिराया को क्यों नहीं वापस लाया? तो आखिर ये रेटकन जरूरी क्यों था? इसका जवाब सिंपल है। ओरिजिनल rebirth टेक्निक एक मैसिव प्रॉब्लम पैदा कर रही थी। ये एसेंशियली मौत को मीनिंगलेस बना देती। सोचिए, अगर इन्फिनिट रेजरेक्शन संभव होती तो स्टेक्स खत्म हो जाती। नारुतो यूनिवर्स की वो इमोशनल डेप्थ जिसने इसकी स्टोरीज को इम्पैक्टफुल बनाया, वो पूरी तरह से गायब हो जाती। लाइफ फॉर लाइफ रूल इंट्रोड्यूस करके इस रेटकन ने इंश्योर किया कि rebirth एक लास्ट रिजोर्ट बनी रहे, एक ऐसी टेक्निक जिसका इस्तेमाल सिर्फ डायर कॉन्सिक्वेंसेस के साथ किया जा सके। ये चेंज सीरीज की कोर थीम्स, सैक्रिफाइस और लाइफ डेथ साइकिल के साथ भी अलाइन था। फिर भी इस रेटकन ने कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ दिए। टाइम कंस्ट्रेंट क्यों गायब हो गई? क्या मदरा को रिवाइव करना सिर्फ नैरेटिव कन्वीनियंस था, या फिर ये एक और प्लॉट होल था नारुतो सीरीज का? फैंस ने इन इनकंसिस्टेंसीज पर कई थ्योरीज दी हैं, लेकिन सीरीज ने कभी इन्हें डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया। और शायद ये ठीक भी है, क्योंकि इन इम्परफेक्ट चेंजेस ने ग्रेटर नैरेटिव को अल्टीमेटली सर्व किया। आखिर में rebirth का रेटकन हर इनकंसिस्टेंसी को फिक्स करने के लिए नहीं था। ये नारुतो यूनिवर्स की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए था। इस पावरफुल एबिलिटी में कॉन्सिक्वेंसेस जोड़कर स्टोरी ने अपनी इमोशनल डेप्थ और हाई स्टेक्स को बरकरार रखा। तो भले ही ये रेटकन परफेक्ट ना हो, लेकिन नारुतो की दुनिया ग्राउंडेड रखने के लिए ये जरूरी था।